हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा केजीएस आईएएस अर्थात खान ग्लोबल स्टडीज़ द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे। और यह जो है आईएएस का दूसरा टेस्ट सीरीज़ है। और इसके अंतर्गत जो भी मार्केट में अच्छे टेस्ट सीरीज़ हैं बीपीएससी के लिए, चाहे वो दृष्टि आईएएस के हों, ध्येय के हों, केजीएस आईएएस के हों, इडुटेरिया के हो, उन सारे प्रैक्टिस सेट्स को प्रॉपर कवर कराया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते लगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और किसी भी नोटिफिकेशन या पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जहाँ पे जिस एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी वीडियो से रिलेटेड जो भी अपडेट हो, नोटिफिकेशन हो, वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होंगे आपके, चाहे वो प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड हो, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड हो या फिर करंट अफेयर से, वो सब जो है वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है। और वीडियो के बाद जो है अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। और उसके साथ साथ जो है किसी भी क्वेश्चंस में अगर डाउट हो तो ज़रूर पूछ लिया करें। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यह जो प्रैक्टिस सेट्स है बीपीएससी के लिए, यह एग्ज़ाम तक कंटिन्यू आता रहेगा। ठीक है। जैसे यूपी पीसीएस की प्रैक्टिस सेट जो है कंटिन्यू है, उसी तरह जो है बीपीएससी की टेस्ट सीरीज भी आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो पर डे जो है कम से कम आप लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहें और अपने जो नोट्स हैं, जो भी मटेरियल्स हैं, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है उसकी तैयारी करते रहें। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती? ट्यूनीशिया, सऊदी अरब, जॉर्डन, सार्बिया या फिर बुल्गारिया? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2, 3, 4, 5 अर्थात सऊदी अरब, जॉर्डन, सार्बिया और बुल्गारिया। इन देशों की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती हैं। अगर हम बात करें तो भूमध्य सागर से कुल 21 देशों की सीमाएं जो हैं भूमध्य सागर से लगती हैं, जिसमें अगर हम देखें तो अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मोटेनेग्रो, मोरक्को, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीशिया और टर्की। इन देशों की सीमाएं जो है भूमध्य सागर से लगती हैं। यह इंपॉर्टेंट है, भूमध्य सागर से जिन देशों की सीमाएं लगती हैं, या आप लोग जो मिडिल ईस्ट में अभी इस समय जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इजराइल और लेबनान हो गया, फिर से हूती विद्रोही हो गए, ठीक है, और हमास हो गया, तो इस कारण जो है यह बहुत ज़्यादा चर्चा में। ठीक है। तो हो सकता है कि उनकी उपस्थिति से लेकर कि कौन देश जो है किससे बाउंड्री साझा करता है, भूमध्य सागर से कौन लगता है, इससे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो मैप में एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। जैसे मिडिल ईस्ट वाला क्षेत्र हो गया, उसके साथ साथ जो रसिया यूक्रेन वाला क्षेत्र है वो भी देख लीजिएगा। ठीक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में कॉफ़ी उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत कॉफ़ी की रोबस्टा और अरेबिका दोनों किस्मों का उत्पादन करता है। तमिलनाडु भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा आपका गलत है, क्योंकि तमिलनाडु नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा जो कॉफ़ी उत्पादक राज्य है वो कर्नाटक है। और कर्नाटक जो है भारत के कुल कॉफ़ी उत्पादन में लगभग 70% का योगदान करता है। मतलब कह सकते हैं कि भारत के कुल कॉफ़ी उत्पादन का 50% से अधिक उत्पादन कर्नाटक अकेले करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला है, अर्थात पहला एक सही है, दूसरा गलत है। और अगर हम बात करें कॉफ़ी की दो किस्में हैं, रोबस्टा और अरेबिका, इसमें से देखिए, इसमें से इन अगर कॉफ़ी किस्मों की बात करें तो जो अरेबिका कॉफ़ी है, इसके लिए जो तापमान की ज़रूरत होती है 15 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। जबकि जो रोबस्टा कॉफ़ी है इसके लिए 20 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक। तो ये भी याद रखिएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार नहीं है? विशाखापत्तनम, मंगलोर, पादूर या फिर कांडला? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांडला में नहीं है। ठीक है। कांडला में नहीं है। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, जिसे ISPRL के नाम से भी जाना जाता है, ISPRL के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें, भारत सरकार द्वारा 2004 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक विशेष प्रयोजन साधन के रूप में इसका स्थापना किया था। ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो विशाखापत्तनम, मंगलूर और पादूर, जिसमें विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, मंगलूर और पादूर यह कहाँ पे है? कर्नाटक में है। यह क्या है? यह सभी जो है रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के अंतर्गत आते हैं। ठीक। कांडला नहीं है। कांडला आपका क्या है? कांडला की अगर हम बात करें तो यह बंदरगाह है, कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक, गुजरात में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नदी की युवावस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी परिदृश्य विकसित होती है? वी आकार की घाटी, झरने, गोखुर झील या फिर प्राकृतिक तटबंध? इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। युवावस्था में जब नदियाँ होती हैं तो वी आकार की घाटी और झरने का निर्माण करती हैं। युवावस्था का मतलब है जैसे जो हिमालयी नदियाँ हैं वो वर्तमान समय में युवावस्था में है, ठीक है। और युवावस्था में जब नदियाँ होती हैं, जैसे देखिए जब बच्चे या कह सकते हैं कि जवान होते हैं तो उनका खून क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत वो होता है, उनकी ताकत जो है बहुत वो होती है, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा ताकत होती है, ठीक है। और जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है वह जो है क्या होता है, सुस्त होता जाता है, उसकी ताकत जो है कम होती जाती है। वैसे ही नदियाँ भी हैं, जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं वो युवावस्था में है, और युवावस्था में है तो यह बहुत ही तेज़ रफ्तार, बहुत ही तेज़ फ्लो से निकलती हैं और गहरी कटान करती हुई, ठीक है, घाटियों को जो है मतलब अपने साथ कंकड़ पत्थर को बहाती हुई जाती है। मतलब रास्ते में कोई भी अवरोध हो किसी को आने नहीं देना, सबको हटाते हुए जो है आगे बढ़ती हैं, ठीक है। तो इस समय ये क्या करती हैं कि वी आकार की घाटी और जो झरना है इन सब का निर्माण करती हैं, ठीक है। बाकी गोखू झील और प्राकृतिक तटबंध का निर्माण कब होता है, जब नदियाँ अपनी वृद्धावस्था में चली जाती हैं, ठीक है, बहुत पुरानी हो जाती हैं, तब नदियाँ गोखू झील और प्राकृतिक तटबंध का निर्माण करती हैं। युवावस्था में वी आकार की घाटी और झरनों का निर्माण करती हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित उम्मों पर विचार कीजिए। कुछ फसल दिए गए हैं और सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य। गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन पंजाब में होता है, मूंगफली का उत्तर प्रदेश में और सोयाबीन का महाराष्ट्र में। इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है, इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कोई सा भी विकल्प सही नहीं, सभी गलत हैं। देखिए अगर हम बात करें गेहूं का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य, तो गेहूं जो है वह उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। और मूंगफली की बात करें तो मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन जो है गुजरात में होता है, ठीक है, गुजरात द्वारा किया जाता है। सोयाबीन की अगर हम बात करें, इसका जो सबसे अधिक उत्पादन है वो मध्य प्रदेश द्वारा किया जाता है, ठीक। तो तीनों विकल्प आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ समुद्र दिए गए हैं, सीमावर्ती देश दिया गया है एड्रियाटिक सागर, यह जो है एड्रियाटिक सागर के तट पर इटली स्थित है, काला सागर के तट पर रोमानिया, लाल सागर के तट पर दक्षिणी सूडान और ब्यूफोर्ट सागर के तट पर नॉर्वे। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। एक और दो, इटली जो है एड्रियाटिक सागर के तट पे है और रोमानिया जो है काला सागर के तट पे है, अन्य दोनों विकल्प आपके गलत हो जाएंगे, ठीक। देखिए एड्रियाटिक सागर के तट पे इटली स्थित है, काला सागर के तट पे अगर देखें तो यहाँ पे जो है रोमानिया है, बुल्गारिया है, टर्की है, जॉर्जिया है, रूस है और यूक्रेन है। इन सभी की सीमाएं काला सागर के साथ लगती हैं। लाल सागर की जो सीमा है वह सूडान के साथ लगती है, दक्षिण सूडान के साथ नहीं, ठीक, याद रखिएगा। और दक्षिण सूडान की अगर हम बात करें तो यह स्थलरुद्ध देश है, अर्थात इसकी जो सीमा है किसी भी नदी से नहीं मिलती है, ठीक है, ना ही समुद्र से मिलती है, ठीक। नेक्स्ट देखिए ब्यूफोर्ट सागर जो है आर्कटिक महासागर का एक सीमांत समुद्री क्षेत्र है जो अलास्का जो यूएसए और कनाडा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा। नदियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। नदी एक विशिष्ट क्षेत्र जिसे उसका जलग्रहण क्षेत्र कहा जाता है, इसे एकत्रित जल को बहा कर ले जाती है। किसी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाह वाले क्षेत्र को अपवाह बेसिन कहा जाता है। एक अपवाह बेसिन को दूसरे से अलग करने वाली सीमा रेखा को जल संभर के रूप में जाना जाता है। जल संभर क्षेत्रफल में छोटे होते हैं जबकि बेसिन बड़े होते हैं। कौन सा विकल्प इसका गलत है, गलत बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई सा भी नहीं, अर्थात सभी विकल्प जो है सही है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में केसर की खेती के संबंध में कौन सा कथन सही है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा केसर उत्पादक देश है। कश्मीरी केसम को जीआई टैग प्राप्त है। केसर एक 12 मासी पौधा है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए इसमें जो है कूट के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सभी विकल्प आपके सही हैं, ठीक है। देखिए ईरान के बाद जो है अगर ये पूछ ले कि केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है तो ईरान है, ठीक है, पहले नंबर पे है। और इसके बाद जो है अपने भारत का स्थान आता है, भारत जो है दूसरे नंबर पे है, भारत दूसरे नंबर पे है। और इस कश्मीरी जो केसर है इसको जीआई टैग भी प्राप्त है और यह 12 मासी पौधा है। तो तीनों विकल्प केसर के बारे में सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जलद मरुमद और जुड़ने वाले देश दिए गए। डोवर जलद मरुमद ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। बॉस्फोरस जल संधि जो है जलद मरुमद यह एजियन सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। और बाब अल मालदीव जल संधि लाल सागर और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, कौन सा विकल्प सही सुमेलित है यह बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला बस सही है, ठीक है, पहला सही है, बाकी दोनों विकल्प आपके गलत जाएंगे। देखिए अगर हम बात करें, जो डोवर जल संधि है वह इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। बॉस्फोरस जल संधि जो है यह काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है, ठीक है, काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। और बाब अल मालदीव जल संधि जो है यह आपके जो यमन है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती और
इरिट्रिया के बीच एक जलोढ़ के रूप में, जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है पहला सही है, अन्य दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। विश्व में शैल भंडार के संबंध में कौन सा कथन सही है? वाका मार्टे वेनेजुएला में एक शैल संरचना है। चीन की सिंचुआन परियोजना शैल गैस भंडार तक पहुंच हेतु एक अति गहरी ड्रिल परियोजना है। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका के पास विश्व का सबसे बड़ा अनुमानित शैल भंडार है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरा। चीन का जो सिंचुआन परियोजना है शेल गैस भंडार तक पहुंच के लिए एक अति गहरी ड्रिल परियोजना है, यह सही है। बाकी पहला और तीसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और वाका मार्टे की बात करें तो यह एक शैल संरचना क्षेत्र है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पर्मियन बेसिन के बराबर है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पर्मियन बेसिन के बराबर है। और इसकी अगर हम बात करें, यह बुनियादी ढांचे की बाधाओं के कारण जोखिम में होने के कारण चर्चा में था। ठीक, तो यह वेनेजुएला में नहीं है। ठीक है, बाकी तीसरे की अगर हम देखें, इसमें क्या कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास विश्व का सबसे बड़ा अनुमानित शैल भंडार है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, शैल गैस का जो सबसे बड़ा अनुमानित भंडार है वह किसके पास है? चीन के पास है। चीन के पास है शैल गैस का सबसे बड़ा अनुमानित भंडार। इसके बाद जो है अर्जेंटीना का स्थान आता है, इसके बाद आता है अर्जेंटीना का स्थान। ठीक, तो पहला जो है, दूसरा आपका सही है पहला, और तीसरा गलत हो जाएगा ऑप्शन सी। आग्नेय चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समानता क्रिस्टलीय प्रकृति की होती हैं, यह परतदार होती हैं और इनमें प्राय जीवाश्म में पाया जाता है। आग्नेय चट्टानें प्रकृति में सदैव अम्लीय होती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इससे जो है कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, एक सेकंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। ठीक है, केवल एक सही है, पहला सही है, बाकी अन्य दोनों विकल्प जो है वो गलत हो जाएंगे। ठीक, आग्नेय चट्टान की अगर हम बात करें तो इसमें क्रिस्टल्स पाए जाते हैं और इसमें जो है जीवाश्म नहीं पाया जाता। ठीक, आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है और आग्नेय चट्टान प्रकृति में सदैव अम्लीय होती हैं, ऐसा नहीं है। आग्नेय चट्टानें जो हैं संरचना इनकी जो है सिलिका की उच्च मात्रा पाई जाती है, इसे लेकर के क्षारीय जो सिलिका की कम मात्रा पाई जाती है, तो अम्लीय और क्षारीय यह दोनों प्रकृति की होती हैं। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। नाइजर, दक्षिणी सूडान, नाइजीरिया, चाड और माली। आपको बताना है कौन सहारा रेगिस्तान का जो विस्तार है किन किन देशों में है। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1, 4 और 5, नाइजर, चाड और माली। ठीक है, सहारा की अगर हम बात करें, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में फैला है और यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो अंटार्कटिका और उत्तरी अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और इसकी अगर हम बात करें, यह जो है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, नाइजीरिया हो गया, मोरक्को, नाइजर, पश्चिमी सहारा, सूडान और ट्यूनीसिया, इन देशों में जो है इसका विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित जल निकायों पर विचार कीजिए। मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर, लाल सागर और बंगाल की खाड़ी। इसमें बताना है कि किससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है, किससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसकी अगर हम बात करें तो मैक्सिको की खाड़ी हो गया और लाल सागर, इससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा इनसे होकर के गुजरती है। कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो हिंद महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जलोढ़ मरुमध्य, लाल सागर और मैक्सिको की खाड़ी, इनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, और इसमें जो है देखिए, जो बंगाल की खाड़ी है और भूमध्य सागर है, इनसे होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की भूमध्य सागर और बंगाल की खाड़ी, ठीक है, इनसे होकर के नहीं गुजरती। ठीक, भूमध्य सागर और बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ सूची दी गई है, इन्हें मिलान करना। शील्ड ज्वालामुखी, मिश्रित ज्वालामुखी, कॉल्डेरा ज्वालामुखी। जैसे शील्ड, यह यदि वेट में पानी चला जाए तो यह विस्फोटक हो जाता है। मिश्रित ज्वालामुखी, पृथ्वी के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक होता है। कॉल्डेरा, यह बेसाल्ट की तुलना में ठंडा और अधिक चिपचिपा लावा का विस्फोट है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक, केवल 2। तो इसका जो है दूसरा सही, बाकी यानी विकल्प गलत हो जाएंगे। ठीक, इसमें अगर हम देखें, पहला जो है वो आपका कथन है, पहला कथन जो है सही है। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़ करके शील्ड ज्वालामुखी पृथ्वी पर सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़े हैं और अगर किसी तरह पानी वेट में चला जाता है तो विस्फोट होता है, मतलब तेज विस्फोट होता है। ठीक है, शील्ड ज्वालामुखी में। तो इसमें जो है आपका पहला सही हो जाएगा, दूसरा जो है वो आपका गलत है। मिश्रित ज्वालामुखी की विशेषता बेसाल्ट की तुलना में ठंडा और अधिक चिपचिपा लावा का विस्फोट है। ठीक है, तो यह जो है आपका गलत हो जाएगा, पहला आपका सही है। ठीक है, कॉल्डेरा की बात करें, कॉल्डेरा जो है ये भी आपका गलत हो जाएगा। कॉल्डेरा पृथ्वी के ज्वालामुखी में सबसे विस्फोटक है और वे आमतौर पर इतने विस्फोटक होते हैं कि जब वे फूटते हैं तो किसी
ऊंची संरचना का निर्माण करने के बजाय खुद ही ढह जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर इसकी हम उदाहरण देखें तो क्राकाटाओ, जो इंडोनेशिया का क्राकाटाओ है वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा, बाकी दोनों विकल्प गलत है। विश्व में प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का 30% खनिज भंडार है। विश्व के कुल खनिज उत्पादन में आधे से अधिक की हिस्सेदारी के साथ एशिया खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यश तरंगों की गति पी तरंगों से अधिक होती है। यश तरंग ध्वनि तरंग के समान होते हैं और यश तरंगे केवल ठोस माध्यम में संचरण करते हैं। पी तरंगे गैसीय, तरल और ठोस तीनों माध्यमों में गति कर सकते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तीसरा और चौथा। यश तरंगे केवल ठोस माध्यम में जिन्हें द्वितीयक तरंग कहा जाता है, और प्राथमिक तरंगे ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों में प्रवेश कर सकते हैं। तो तीसरा और चौथा सही है। यश तरंग की गति पी तरंग से अधिक होती, गलत है। सबसे पहले पृथ्वी पर जो तरंग आती है वो प्राथमिक तरंग ही आती है और प्राथमिक तरंग की गति अधिक होती है। यश तरंग केवल ठोस और यश तरंग ध्वनि तरंग नहीं, जो प्राथमिक तरंग है वह ध्वनि तरंग के समान होती है। प्राथमिक तरंग जो है ध्वनि तरंग अर्थात अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है, बाकी तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवसादी चट्टानों में पिछले युग के जीवों के जीवाश्म होते हैं। अवसादी चट्टानों में उस समय के वातावरण की जानकारी दर्ज होती है जब इसका निर्माण हुआ था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नॉर्थ एंटेलोप रोसेल कोयला खदान है अमेरिका में, जिनताई कोयला खदान है जापान में, और हम्बाच कोयला खदान है फ्रांस में। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है। पहला जो है सही है। बाकी देखिए, नॉर्थ एंटेपोल रोसन कोयला खदान जो है अमेरिका के व्योमिंग पाउडर रिवर बेसिन में स्थित है और यह विश्व की सबसे बड़ी कोयला खदानों में से एक है। जिनताई कोयला खदान यह चीन के पर्वतीय क्षेत्र में है, जो मुख्यतः जो सांगशी प्रांत है वहाँ पे, न कि जापान में। कहाँ पे है? चीन में। ठीक, और उसके बाद आपका हम्बाचा कोयला खदान। हम्बाचा कोयला खदान जो है यह कहाँ पे है? यह आपके जर्मनी में है। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा तीसरा गलत। निम्नलिखित कोयला खदानों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बोकारो, तालचेर और सिगरेन, इनको जो है उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। इसकी अगर हम बात करें, इसमें सबसे उत्तर में है बोकारो, फिर तालचेर, सिगरेन, तीनों जो है सही सुमेलित हैं। ठीक है, तीनों जो है सही हैं। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जो है गेवर छत्तीसगढ़ देश की सबसे बड़ी कोयला खदान है। बोकारो जो है यह झारखंड में है, तालचेर है उड़ीसा में, और सिगरेनी है तेलंगाना में। ठीक, तो ऊपर झारखंड है, झारखंड के नीचे है उड़ीसा और उसके नीचे है तेलंगाना। ठीक है, बोकारो, तालचेर और सिगरेनी हो जाएगा, डी सही है। पृथ्वी की संरचना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? महासागरीय परत महाद्वीपीय परत की तुलना में अधिक मोटी होती है। मेंटल मैग्मा का मुख्य स्रोत है। कोर का निर्माण अधिकतर निकिल और लोहा से बना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, अर्थात दो विकल्प सही है। ठीक है, पहला आपका महासागरीय परत महाद्वीपीय परत की तुलना में अधिक मोटा, यह गलत है। ठीक है, यह गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें महासागरीय परत की जो मोटाई लगभग 5 किलोमीटर होती है, जबकि महाद्वीपीय परत की मोटाई लगभग 30 किलोमीटर तक होती है। ठीक, और मेंटल जो है मैग्मा का मुख्य स्रोत होता है। सही है, मेंटल जो है मैग्मा का मुख्य स्रोत होता है, और कोर का निर्माण जो है अधिकतम निकिल और लोहे से हुआ है, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगर हम देखें तो ऊपर से लेकर के नीचे जो धरातल है, भूपर्पटी, ठीक है, ऊपरी मतलब क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया और क्रोड हो गया। तो जो क्रस्ट का निर्माण हुआ है वह सियाल से हुआ है, सियाल, और जो आपका मेंटल है इसका निर्माण हुआ है सीमा से, और जो आपका कोर है इसका निर्माण हुआ है नीफे से। ठीक, मतलब जो ऊपरी परत आपकी भूपर्पटी है उसमें मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम देखने को मिलती है। मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम, और जो आंतरिक परत है जिसे कोर कहा जाता है इसमें निकिल और फेरस की प्रधानता होती है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, 2, पहला और दूसरा और तीसरा सही है। अपक्षय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पृथ्वी की सतह पर चट्टानों और खनिजों के टूटने या घुलने का वर्णन करता है। चट्टानों के अपक्षय से कुछ मूल्यवान अयस्कों के संवर्धन में मदद मिलती है। अपशल्कन अपक्षय के प्रभाव में एक है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तीनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। सौरमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौरमंडल के सभी ग्रहों का निर्माण लगभग एक ही समय या एक ही अवधि में हुआ है। सौरमंडल के सभी ग्रहों की सतह ठोस है। सौरमंडल के सभी ग्रहों के अपने अपने प्राकृतिक उपग्रह हैं।
इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला सही है, बाकी दोनों विकल्प गलत हैं। ठीक है, बाकी दोनों विकल्प जो है वो गलत हो जाएंगे। अगर इसमें हम देखें, दूसरा गलत है, क्यों? क्योंकि इसमें स्थलीय ग्रहों में शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बुध, यह क्या है? स्थलीय ग्रह हैं। जबकि कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो क्या कहलाते हैं? बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं, जो गैसीय अवस्था में ज़्यादातर पाए, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून हो गया। ठीक। और उसके बाद जो है प्राकृतिक उपग्रह जो है, यह एक खगोलीय पिंड होता है जो सौरमंडल में किसी ग्रह, बौने ग्रह या छोटे पिंड जो होते हैं उनकी परिक्रमा करता है। और प्राकृतिक उपग्रहों को कभी कभी जो चंद्रमा भी कहा जाता है, जो पृथ्वी के चंद्रमा से मतलब उसकी तुलना में जो है किया जाता है। ठीक है। और जैसे बुध और शुक्र का कोई चंद्रमा नहीं है, अर्थात कोई उपग्रह नहीं है, जबकि पृथ्वी का जो है, अगर उपग्रह की बात करें तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। तो जो ये कह रहा है कि सौरमंडल के सभी ग्रहों की सतह ठोस है, यह गलत है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और सौरमंडल के सभी ग्रहों के अपने प्राकृतिक उपग्रह हैं, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि अगर बुध और शुक्र की बात करें तो इनका एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो पहला बस सही होगा। नेक्स्ट देखिए, क्षोभमंडल ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिक मोटा है। पृथ्वी की सतह पर ताप के अंतर के कारण गर्म स्थानों पर संवहन धाराएं अधिक ऊंचाई तक प्रवाहित होती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला दूसरा दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में औसत दैनिक तापांतर औसत वार्षिक तापांतर से काफ़ी अधिक होता है। जापान के क्यूशू द्वीप की आर्द्र उपोष्ण जलवायु पूरे वर्ष लगभग समान वर्षा प्राप्त करती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। स्थल मंडल के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र की ओर गए और हल्के पदार्थ सतह की ओर चले आए। पृथ्वी अपने प्रारंभिक चरण में अस्थिर अवस्था में थी, क्योंकि पृथ्वी की सतह के अंदर का तापमान घट गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला तो सही है लेकिन दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि पृथ्वी जो है अपने प्रारंभिक चरण में अस्थिर अवस्था में थी। घनत्व में धीरे धीरे वृद्धि के कारण पृथ्वी के अंदर का जो है तापमान बढ़ा, और फिर जो है तापमान बढ़ने के बाद जो है आने जो वर्तमान समय की जो भौतिक क्रियाएं देखने को मिलती हैं, वो सभी क्रियाएं जो है घटित होने लगी। तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा जो है वो गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरों के दोनों ओर चट्टानों की आयु में समानता, प्लेसर निक्षेप, जीवाश्मों का वितरण और टिलाइन, इसमें से कौन महाद्वीपीय विस्थापन के समर्थन के साक्ष्य हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। चक्रवातों की घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात में एक अस्पष्ट वाताग्र प्रणाली होती है जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में मौजूद नहीं होती। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में अधिक क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही दूसरा गलत है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात की तुलना में अधिक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, गलत है। जो बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है, बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जिसे जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से भी जाना जाता है, इसका जो प्रभाव क्षेत्र होता है बहुत व्यापक होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की तुलना में। ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। ठीक। नियाग्रा प्रपात निम्नलिखित झील युग्मों में से किसके बीच में स्थित है? सुपीरियर झील और ह्यूरॉन और ईरी और ओंटारियो, या फिर ओंटारियो और ह्यूरॉन। इसका सही आंसर क्या होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नियाग्रा जलप्रपात जो है यह ईरी और ओंटारियो के बीच में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात ईरी और ओंटारियो के बीच में है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरियर रीफ में समुद्र की ओर ढलान खड़ी और ऊर्ध्वाधर होती है, जबकि भूमि की ओर ढलान कम होती है। सभी प्रकार की प्रवाल भित्तियों में तटीय प्रवाल भित्ति सबसे बड़ी और सबसे व्यापक होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, दोनों विकल्प आपका गलत है। इसमें क्या कह रहा है कि बैरियर रीफ में समुद्र की ओर ढलान खड़ी और ऊर्ध्वाधर होती है, जबकि भूमि की ओर ढलान कम होती है, गलत है। सभी प्रकार की प्रवाल भित्तियों में तटीय प्रवाल भित्ति सबसे व्यापक और सबसे बड़ी होती है, भी गलत है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो तटीय प्रवाल भित्ति वे हैं जो महाद्वीपों के किनारे या महाद्वीपों के आसपास इनका विकास होता है, और समुद्र की ओर ढलान तीव्र और ऊर्ध्वाधर होता है, जबकि स्थल की ओर ढलान जो है मृद और तटीय भित्तियों में होती हैं। ठीक, इसके साथ साथ जो है तटीय प्लेटफार्मों से दूर लेकिन उनके समानांतर सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो बैरियर रीफ हैं। ठीक है, कौन? बैरियर रीफ हैं। तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इलायची की पहाड़ी कोरोमंडल तट पे, कैमूर पहाड़ी कोंकण तट पे, महादेव पहाड़ी मध्य भारत में और मिकिर पहाड़ी
उत्तर पूर्वी भारत में। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा और चौथा सही है। तीसरा और चौथा सही है, बाकी पहला और दूसरा आपका गलत हो जाएगा। इलायची पहाड़ी की अगर हम बात करें तो यह दक्षिण पूर्व में मुख्यतः केरल में है, जो कि पश्चिमी घाट श्रृंखला का एक भाग है। कहाँ पे है? केरल में। ठीक है, बाकी कोरोमंडल कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। कैमूर पहाड़ी की बात करें तो यह विंध्यन पहाड़ी का पूर्वी भाग है, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के कटंगी के पास से शुरू होकर के बिहार के सासाराम तक इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सही क्या है? 3 और 4। भूकंपी तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राथमिक तरंगें जो ठोस, तरल और गैस के माध्यम से संचरण करती हैं। यस तरंगें जो केवल तरल माध्यम में संचरण कर सकती हैं और पी तरंगों की तुलना में पृथ्वी की सतह पर पहले पहुंचती हैं। भूगर्भिक तरंगें सामान्यतः धरातली तरंगों की तुलना में कहीं अधिक विनाशकारी होती हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केवल एक सही है। केवल एक सही है। प्राथमिक तरंग जो है ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों में जा सकती हैं। जो यस तरंग है वो तरल नहीं बल्कि केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती है। ठीक, केवल ठोस माध्यम से, तो दूसरा गलत हो जाएगा। और भूगर्भिक तरंगें सामान्यतः धरातली तरंगों की तुलना में कहीं अधिक विनाशकारी होती है, गलत है। सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव जो उत्पन्न होता है वो धरातली तरंग से होता है, जो जिसे एल तरंग भी कहा जाता है। ठीक है, जिसे एल तरंग भी कहा जाता है। इससे विनाशकारी प्रभाव जो है सबसे अधिक ज़्यादा इसी से होता है। ठीक है, तो सही आंसर ये हो जाएगा, केवल एक सही है। निम्नलिखित दर्रों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पालघाट, भोरघाट, थालघाट, चोरला, इसमें जो है उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसमें थालघाट, भोरघाट और चोरला और पालघाट ये जो है उत्तर से दक्षिण क्रम में हो जाएंगी। थालघाट की बात करें, इसे कसारा घाट भी कहा जाता है थालघाट को। यह जो है नासिक को मुंबई से जोड़ता है। भोरघाट इसे खोपोली के माध्यम से मुंबई और पुणे को जोड़ता है। चोरला घाट जो है यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा की सीमाओं को एक करता मतलब जोड़ता है। उसके बाद जो पलक्कड़ या पालघाट दर्रा है या पश्चिमी घाट में स्थित है, जो उत्तर और दक्षिणी नीलगिरी पहाड़ी को अन्नामलाई पहाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, तो सही आंसर जो है इसका वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 2, 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के विकसित होने का कारण है? इसका कारण क्या है? भूमध्य रेखा के निकट उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनों का अभिसरण, जहाँ व्यापारिक पवन एक दूसरे से अभिसरण होता है, मिलती हैं, उस कंडीशन में ITCZ का विकास होता है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? गर्म मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में अधिकांश जीव दिनचर होते हैं। प्लाया शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बनने वाली अस्थायी झील है और विश्व के अधिकांश गर्म मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। ठीक, गर्म मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र में अधिकांशतः जीव दिनचर नहीं बल्कि रात्रिचर होते हैं। यहाँ के जो जीव आप देखेंगे वह दिन में जो है बिल में या फिर से जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे दबे रहते हैं। ठीक है, और रात में जो है या अपने भोजन के लिए निकलते हैं बाहर, तो पहला आपका गलत हो जाएगा, बाकी दूसरा और तीसरा सही है। महासागरीय धाराओं के निम्नलिखित मुँह पर विचार कीजिए। क्यूरोसिवो धारा ठंडी धारा है, आयोसिवो गर्म धारा है, फॉकलैंड ठंडी धारा है। इसका सही आंसर क्या होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, केवल तीसरा सही है। फॉकलैंड धारा है ठंडी जल धारा। क्यूरोसिवो धारा की अगर हम बात करें, क्यूरोसिवो धारा की बात करें तो यह जो है क्यूरोसिवो, यह जो है आपकी ठंडी जलधारा है। ठीक है, क्यूरोसिवो, एक सेकेंड, क्यूरोसिवो की अगर हम बात करें तो यह गर्म जलधारा है। ठीक, क्यूरोसिवो गर्म जलधारा है और आयोसियो जो है यह ठंडी जलधारा है। आयोसियो ठंडी जलधारा है और यह दोनों जो है प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं। ठीक है, दोनों प्रशांत महासागर की धारा है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। और फाकलैंड की बात करें तो यह जो है आपकी अंटार्कटिक महासागर की धारा है, अंटार्कटिक महासागर की धारा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय का विस्तार केवल 5 राज्यों में है। पश्चिमी घाट का विस्तार केवल 5 राज्यों में है। पुलिकट झील का विस्तार केवल 2 राज्यों में है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए अगर इसकी हम बात करें, भारतीय हिमालयी क्षेत्र जो 13 भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में इसका विस्तार पाया जाता है, फिर देखने को मिलता है। और कौन कौन से हैं? जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल है। और कुल लंबाई कितनी है? लगभग 2500 किलोमीटर। ठीक, पश्चिमी घाट जो है दुनिया में जैविक विविधता के 8 जो हॉट स्पॉट हैं उसमें से एक है। और इस पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। ठीक है, पुलिकट झील जो है, पुलिकट झील का विस्तार 2 राज्य में है। सही है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश हो गया एंड तमिलनाडु हो गया, तो ये भी आपका सही है। और पश्चिमी घाट का विस्तार जो है केवल 5 राज्य में है। ये भी जो है पश्चिमी घाट जो है
इसमें अगर हम बात करें गुजरात, इसका जो विस्तार है वो 5 नहीं बल्कि 6 राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, इसका जो विस्तार है वो 6 राज्यों में है। तो सही आंसर जो है ये है ना आपका, केवल 3 सही होगा, पहला दूसरा गलत है। 6 राज्यों में इसका विस्तार है और वो कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र है, गुजरात है, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केवल 3 सही है। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं पर विचार कीजिए। हम्बोल्ट, लैब्राडोर, अलास्का और फॉकलैंड धारा जो है, इनमें से कौन ठंडी जल धारा है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1, 2, 4 ये सभी जो ठंडी जल धारा, जबकि अलास्का जो है यह गर्म जल धारा है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पछुआ हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक मजबूत और अस्थायी होती हैं। इसकी वजह क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में कम भूभाग है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिक होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही हो जाएगा, दूसरा जो है वो गलत है। कोरियोलिस बल जो है दोनों गोलार्धों में अपने अपने अक्षांशों पर बराबर होता है। कोरियोलिस बल का जो परिमाण है वस्तु की गति और उसके अक्षांश पर निर्भर करता है। ठीक, और कोरियोलिस बल का मान जो है भूमध्य रेखा पर 0 होता है और जो ध्रुव है ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिक होता है। ठीक है, बाकी पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। सोन नदी के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी के निकट से होता है और यह कुल 3 राज्यों से होकर के बहती है। घड़ियाल सोन नदी में पाए जाते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। सोन नदी की अगर हम बात करें तो यह 5 राज्यों से होकर के बहती है। ठीक है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। प्रवाल भित्ति के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तटीय प्रवाल भित्ति मुख्य भूमि से बाहर की ओर निकले हुए तट के निकट स्थित होती है। बैरियर रीफ तट से अधिक चौड़ी और गहरे चैनल या लैगून द्वारा पृथक होते हैं। एटॉल बैरियर रीफ के समान होते हैं सिवाय इसके कि वे आकार में गोलाकार होते हैं व उथले लैगून के चारों ओर होते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी विकल्प जो है सही है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में भारत में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ या तो विलंबित हुए हैं या कमज़ोर हुए हैं। लालिना चरण पश्चिमी विक्षोभ के निर्माण के लिए तापमान प्रवणता को कमजोर करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, कथन और कार्य दोनों से और आर्य की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ग्योट समुद्र के पानी के नीचे डूबी हुई शंक्वाकार ज्वालामुखी पहाड़ियाँ हैं। अधिकांश समुद्री पर्वत विलुप्त ज्वालामुखी के अवशेष हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? कूट के हिसाब से आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा तो सही है, पहला गलत है। ठीक, दूसरा सही है, पहला गलत है। अगर इसमें हम बात करें समुद्र के पानी के नीचे डूबी हुई समतल शीर्ष वाली ज्वालामुखी पहाड़ी को ग्योट कहा जाता है, न कि शंक्वाकार। ठीक, तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत। अपरदनात्मक भू आकृति के संदर्भ में कैनियन और गार्ज एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं? गार्ज की चौड़ाई अधोभाग की तुलना में शीर्ष पर अधिक होती है और कैनियन की चौड़ाई अधोभाग और शीर्ष दोनों पर लगभग समान होती है। कैनियन का निर्माण आमतौर पर अवसादी चट्टानों में जबकि गार्ज का निर्माण कठोर चट्टानों में होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3 सही है। ठीक, केवल 3 सही है। घाटियाँ जो है, घाटियों की अगर हम बात करें, गाज या कहिए घाटी कहिए, ठीक, और इसमें जो है गाज एक गहरी घाटी है। गाज जो है यह एक गहरी घाटी है जिसके किनारे बहुत खड़ी से सीधे और होते जो है घाटियों की विशेष भूमिका होती है कि सीढ़ीनुमा पास और ढलानों से होती हुई या गाज जितनी गहरी हो सकती है। एक गाज की चौड़ाई जो है उसके शीर्ष और तल दोनों पर लगभग बराबर होते हैं और घाटी जो है यह गाज का ही एक प्रकार होता है। घाटी का जो प्रकार है उन चट्टानों के प्रकार और संरचना पर निर्भर करता है जिनमें वे बनती हैं। जैसे इनका जो निर्माण मुख्य रूप से क्षैतिज तलछटी चट्टानों में बनता है और गाज कठोर चट्टानों से बनता है। ठीक है, तो गाज क्या कह रहा है? गाज का जो निर्माण होता है कठोर चट्टानों से होता है, जबकि जो घाटी कैनियन है इनका निर्माण जो है मुलायम जो चट्टान है इनकी तुलना में, गाज की तुलना में उससे होते हैं। ठीक, इसका जो केवल 3 सही है, बाकी पहला और दूसरा आपका गलत हो जाएगा। स्थानीय तूफान और उनसे संबंधित क्षेत्रों के बारे में कौन सा विकल्प सही है? ब्लासम सावर केरल, नॉर्वेस्टर तमिलनाडु, बारदोई सीला नागालैंड और लू उत्तरी मैदान। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत है। ठीक, दूसरा तीसरा जो है वो आपका गलत हो जाएगा। बारदोली सीरा यह कहाँ पे आता है? यह आता है असम में। ठीक, इसे कहीं कहीं बारदोली छेड़ा भी कहा जाता है, बारदोली छेड़ा। ठीक है, और नॉर्वेस्टर की बात करें ये जो है पश्चिम बंगाल और असम में भी आता है। ठीक है, तो दूसरा तीसरा आपका गलत हो जाएगा, बाकी पहला चौथा सही है। कावेरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। यह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी से होकर के प्रवाहित होती है।
यह 3 बार 2 धाराओं में विभाजित होती है और श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करने के बाद वापस जो है एक हो जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तीनों विकल्प जो है कावेरी नदी के बारे में सही है। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए। आल्प्स, एंडीज, सियरा नेवादा और अपलेशियन। इसमें बताना है कौन जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत का उदाहरण कौन है यह बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। देखिए इसमें अगर हम बात करें आल्प्स, यह अफ्रीका और यूरेशियन प्लेटों के टकराने से इसका निर्माण हुआ है। और आल्प्स जो है यह क्या है? वलित पर्वत, यह वलित पर्वत है। एंडीज यह दक्षिणी अमेरिका प्लेट के नीचे नजका प्लेट के दबने से हुआ है और ये भी जो है वलित पर्वत है। एंडीज पर्वत भी वलित है। सियरा नेवादा यह जो है मुख्य रूप से जो टेक्टोनिक गतिविधि है उसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है और यह जो है एक ब्लॉक पर्वत या भ्रंश पर्वत कह सकते हैं। यह भ्रंश पर्वत है, यह भ्रंश पर्वत है सियरा नेवादा। अपलेशियन की बात करें तो यह जो है उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका के टकराने के बाद जो है इसका निर्माण हुआ है और ये भी एक वलित पर्वत है। ठीक, तो इसमें पूछा है कि कितने विकल्प सही हैं? 3। ठीक, इसमें जो है ये सियरा नेवादा को छोड़ करके आल्प्स, एंडीज और अपलेशियन यह तीनों जो है वलित पर्वत के उदाहरण हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। व्यापारी पवनों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यह पछुआ पवनें होती हैं, यह अपने उद्गम क्षेत्र में आर्द्र और गर्म होती हैं। 3 व्यापारी पवनें भारी वर्षा से संबंधित हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून को दक्षिण पूर्वी व्यापारी पवन की निरंतरता के रूप में जाना जाता है। सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए जो है अर्थात 4 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, पूछा है कौन सा विकल्प सही है? 4। भारत में वर्षा वितरण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? वर्षा की तीव्रता और क्षेत्र, जैसे अत्यधिक वर्षा उत्तर पूर्व का जो उप हिमालयी क्षेत्र है, मध्यम वर्षा होता है पूर्वोत्तर प्रायद्वीप में और न्यूनतम वर्षा होता है दक्कन के पठार में। इसका सही आंसर जो है क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी। तीनों विकल्प जो है सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। निम्नलिखित ग्रहों पर विचार कीजिए। शुक्र, मंगल, बृहस्पति। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी से अधिक समय कौन से ग्रह लेते हैं? किन ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी से अधिक समय लिया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मंगल और बृहस्पति। ठीक है, बाकी शुक्र जो है यह पृथ्वी से कम समय लेता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कैमूर पहाड़ी कहाँ पे है? कैमूर पहाड़ी कहाँ स्थित है? यह जो है हजारीबाग, बघेलखंड, बुंदेलखंड या फिर विंध्य पर्वतमाला। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बघेलखंड के पूर्व में। कैमूर पहाड़ी जिसे कैमूर रेंज के नाम से जाना जाता है, जो विंध्य रेंज का पूर्वी भाग है और यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कटंगी के पास से शुरू होता है और बिहार के सासाराम तक इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक, और इसकी अगर हम बात करें, इसकी कुल लंबाई जो है लगभग 300 मील या 480 किलोमीटर देखने को मिल, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, चाहे मील में पूछे या किलोमीटर में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पृथ्वी की सतह के पास वायुमंडलीय घनत्व सबसे अधिक होता है और ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता जाता है। जलवायु और मौसम संबंधी सभी परिवर्तन समताप मंडल में होते हैं। आकाशीय बिजली के कारण वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो जाता है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, वायुमंडल में पृथ्वी की सतह के निकट वायु के अणु उच्च वायुमंडल के अणुओं की तुलना में अधिक मजबूती से एक साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि सतह के ऊपर के सभी अणुओं पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है वो क्या होता है? अधिक लगता है। ठीक, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें, जो जलवायु और मौसम से संबंधित परिवर्तन है यह कहाँ पे घटित होता है? यह जो है समताप मंडल नहीं, क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में होता है। और बिजली गिरने से वायुमंडल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। ठीक, जबकि ज्वालामुखी विस्फोट से सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ज्वालामुखी उद्गार के बाद होता है और आकाशीय बिजली गिरने से नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है इनकी उत्पत्ति होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल नीनो और अल नीनो दक्षिणी दोलन ENSO के शीतलन की अवस्था है। पृथ्वी की सतह अपनी अधिकांश ऊर्जा दीर्घ तरंगों के रूप में प्राप्त करती है। पृथ्वी सूर्यातप द्वारा गर्म होने के बाद ऊष्मा को लघु तरंगे के रूप में पृथ्वी के निकट वायुमंडलीय परतों में स्थानांतरित करती है। सही आंसर क्या होगा? इसमें पूछा है कौन सा विकल्प सही है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प गलत हैं। ठीक, सभी विकल्प आपका गलत हो जाएगा। अल नीनो और ला नीना दक्षिणी ध्रुव की अगर हम बात करें तो शीतल नहीं बल्कि गर्म जलधारा है। क्या है? गर्म जलधारा है। और पृथ्वी की सतह जो ऊर्जा प्राप्त होती है पृथ्वी को, वह दीर्घ तरंग नहीं बल्कि सौर ऊर्जा जो प्राप्त होता है लघु तरंग के रूप में प्राप्त होता है, लघु तरंग के रूप में प्राप्त होता है। और पृथ्वी जो है सूर्यातप को जो छोड़ती है, ठीक है, सूर्यातप प्राप्त होता है लघु तरंग के रूप में
और जो उत्सर्जन होता है वह होता है दीर्घ तरंग के रूप में। ठीक, तो तीनों विकल्प गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी। मत्स्यन न्यू फाउंडलैंड के लोगों का महत्वपूर्ण व्यवसाय है। डागर बैंक न्यू फाउंडलैंड के निकट में स्थित है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। ठीक, दूसरा जो है डागर बैंक की अगर हम बात करें, डागर बैंक उत्तरी सागर के उतले हिस्से में एक विशाल रेत का टीला है जो इंग्लैंड के पूर्वी तट से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है, न कि न्यू फाउंडलैंड के निकट। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। जलवाष्प वायुमंडल में पाई जाने वाली एक परिवर्तनशील गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे आयन मंडल की परत द्वारा पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। सही आंसर इसका क्या होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है वो सही हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपोष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में धूल के कणों का उच्च संकेंद्रण पाया जाता है। धूल और नमक के कण आर्द्रता ग्राही नाभिक के रूप में कार्य करते हैं जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर के बादल का निर्माण करता है। सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपका सही है। ठीक, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। निम्नलिखित उम्मों पर विचार कीजिए। फोबोस, यह जो है मंगल का उपग्रह है। गैनीमीड शनि का उपग्रह, टाइटन बृहस्पति का उपग्रह। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। देखिए, उपग्रहों की अगर हम बात करें, बुध का अभी तक एक भी उपग्रह ज्ञात नहीं हुआ है, अर्थात बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, मंगल के 2 उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस, और बृहस्पति के हैं गैनीमीड, कैलिस्टो, लो और यूरोपा, यह बृहस्पति के उपग्रह हैं। शनि के उपग्रह हैं, शनि के जो महत्वपूर्ण उपग्रह है सबसे बड़ा वो टाइटन है, रिया और एनसेलाड्स, यह जो है शनि के उपग्रह हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मिंतडू मेघालय, बराक नदी का उद्गम होता है मणिपुर से, तीजू नदी का उद्गम नागालैंड से और गोमती नदी का त्रिपुरा से। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी। मिंतडू नदी का मेघालय, बराक नदी का मणिपुर, तूजू का नागालैंड और गोमती का त्रिपुरा, इन नदियों का उद्गम जो है यहाँ से होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी विकल्प आपके सही हैं। लॉरेंसियन प्रकार की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें शीतकाल अत्यंत ठंडे, शुष्क और ग्रीष्मकाल गर्म व आर्द्र होते हैं। इसमें समुद्री और महाद्वीपी दोनों जलवायु की विशेषता पाई जाती है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही हैं। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाह्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। अरोरा की जो परिघटना है बाह्य मंडल में घटित होती है। सही आंसर क्या होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना। पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सही है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत है। वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि नहीं, तापमान में क्या होता है? कमी होता है। और अरोरा की अगर हम बात करें, अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस, यह जो घटनाएं होती हैं कहाँ पे होती हैं? यह जो घटनाएं हैं यह बाह्यमंडल नहीं बल्कि यह जो है आयनमंडल में देखने को मिलती हैं। ठीक है, यह घटनाएं जो है आयनमंडल में देखने को मिलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इस घटना को अरोरा बोरियालिस कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में इस घटना को अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहा जाता है। ठीक है, अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस। ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों विकल्प गलत हैं। नेक्स्ट देखिए, सुपर मून तब घटित होता है जब पूर्णिमा अपने इष्टतम बिंदु पर होती है। ब्लड मून तब घटित होता है जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। ब्लू मून एक कैलेंडर माह के भीतर दूसरी पूर्णिमा को होता है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। ठीक, सुपर मून की बात करें तो सुपर मून को पूर्णिमा या अमावस्या कहते हैं जो पेरिगी के साथ संबंधित होता है, और चंद्रमा अपने अंडाकार कक्षा में पृथ्वी के सबसे करीब होता है, जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का स्पष्ट आकाश सामान्य से थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सुपर मून। तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही। क्षोभ मंडल के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? क्षोभ मंडल में तापमान सकारात्मक ह्रास दर पर परिवर्तित होता है। सभी मौसमी घटनाएं जैसे चक्रवात, वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि, ये सभी जो है इसी मंडल में होती हैं, और क्षोभ सीमा पर तापमान जो है स्थिर रहता है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तीनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, गहन सागरीय मैदान समानतः समतल मैदान होता है। महासागरीय निक्षेपों में स्थलाकृति की विशेषता को ढक दिया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कार्य दोनों से और आरे की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा।
भारत की जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदान में व्यापक रूप से फैली है। जलोढ़ मिट्टी आमतौर पर फास्फोरस से समृद्ध होती है, लेकिन इसमें पोटास की कमी होती है। बांगर नवीन जलोढ़ मृदा की एक प्रणाली है और इसमें प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा महीन गाद जमा होकर के मिट्टी को समृद्ध करता है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है, गलत कथन का चुनाव करना है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा और तीसरा जो है गलत है। पहला सही हो जाएगा, दूसरा तीसरा गलत है। ठीक, दूसरे तीसरे में क्या कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी की अगर हम बात करें, यह प्रकृति रेतीली डोमस से लेकर के चिकनी मिट्टी तक होती है और आमतौर पर इनमें पोटास की अधिकता होती है, लेकिन फास्फोरस की कमी पाई जाती है। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है कि फास्फोरस अधिक होता है और पोटास कम होता है, उल्टा बोल रहा है। ठीक है, मतलब इसमें फास्फोरस कम होता है और पोटास जो है अधिक होता है। ठीक, और बांगर की अगर हम बात करें, बांगर जो है बाढ़ के मैदान से दूर जमा पुराने जलोढ़ की एक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। खादर और बांगर दोनों मिट्टी में कैलरेली का जो कंक्रीट है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दूसरा तीसरा आपका गलत हो जाएगा। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदा के संदर्भ में विचार कीजिए। अधिकांश भारतीय मृदा में जैविक कार्बन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है। तमिलनाडु में नीस और शिष्ट मृदा के निर्माण के लिए मूल पदार्थ है। काली मृदा वह जलोढ़ निक्षेप है जिसका निर्माण दक्कन के पठार में हुआ है। कौन सा विकल्प इसका गलत होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा और साथियों ऑप्शन ए, अर्थात तीसरा जो है गलत है। काली मृदा वह जलोढ़ निक्षेप है, काली मृदा जलोढ़ निक्षेप थोड़ी है जिसका निर्माण दक्कन के पठार पर हुआ है। सही, काली मृदा जो है यह एक अलग मृदा है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो अधिकांश काली मिट्टी जो है इसका विकास कहाँ पे हुआ है? दक्कन लावा क्षेत्र में हुआ है और यह जो है ज्वालामुखी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, न कि जलोढ़ निक्षेप से। तो तीसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित उमों पर विचार कीजिए। मैसिव सेंट्रल पठार जो है यूरोप में है, लोयस पठार एशिया में, कटंगा अफ्रीका में। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, तीनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित उमों पर विचार कीजिए। कुफरी यह उत्तराखंड राज्य में प्रसिद्ध स्थल है। चकराता है हिमाचल प्रदेश में और कलिंगपोंग है पश्चिम बंगाल में। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका क्या पूछ रहा है, कौन सा विकल्प सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक, देखिए कुफरी जो है यह हिमाचल प्रदेश में, कुफरी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, कुफरी जो है यह आपके हिमाचल प्रदेश में है। और उसके बाद जो है अगर बात करें चकराता की, चकराता जो है उत्तराखंड में है। ठीक, और कलिंगपोंग जो है यह दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। तो तीसरा केवल सही है, पहला दूसरा गलत है। भारत में झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वूलर झील का निर्माण संरचनात्मक गर्त के रूप में हुआ है। कोल्लेरू झील का निर्माण डेल्टाओं के बीच एक खोखले स्थान के कारण हुआ है। कुमायूं हिमालय में स्थित नैनीताल की झीलें भ्रंश से निर्मित हुई हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, तीनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। अम्लीय और क्षारीय लावा की विशेषताओं के संदर्भ में विचार कीजिए। क्षारीय लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है जबकि अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा अधिक। अम्लीय लावा का गलनांक क्षारीय लावा की तुलना में अधिक होता है। अम्लीय लावा क्षारीय लावा की तुलना में अधिक चिपचिपा होता है। अम्लीय लावा क्षारीय लावा की तुलना में कम विस्फोटक होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। ठीक, 1 2 3 सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जल विभाजक और नदी बेसिन के बारे में कौन सही है? नदी बेसिन भूमि का वह भाग होता है जिससे होकर के कोई नदी और उसकी सहायक नदी प्रवाहित होती है। जल विभाजक का क्षेत्र कुछ नदियों के नदी बेसिन से बड़ा होता है। सही आंसर क्या है? सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन, पहला सही दूसरा गलत, दूसरा गलत है। ठीक है, वाटर शेड मूलतः भूमि का वह क्षेत्र, वाटर शेड या जल विभाजक जो है अगर हम बात करें तो यह जो है वह क्षेत्र है जहाँ पे बर्फ और वर्षा किसी दलदल जलधारा नदी झील या भूजल में बहने या गिरने से पहले एकत्र होती हैं। वाक्यांश जो वाटर शेड भूमि के एक छोटे से को संदर्भित करता है और इसके अंतर्गत जो है छोटी धारा झील या दलदल से गिरती है और एक नदी बेसिन के भीतर कई छोटे जल क्षेत्र होते हैं जिसे जल विभाजक के संगम का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत। नेक्स्ट देखिए, यूरोप के पश्चिमी तट के बंदरगाह सर्दियों के दौरान बर्फ रहित होते हैं। यूरोप के पश्चिमी तट के बंदरगाह उत्तरी अटलांटिक प्रवाह से प्रभावित हैं। सही आंसर क्या होगा? देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, कथन और कार्य दोनों से और आर्य की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ही हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में लैटेराइट मृदा अच्छी तरह से विकसित होता है? लैटेराइट मृदा का जो विकास है भारत में किस प्रकार की जलवायु में सबसे अधिक होता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो जलवायु है जहाँ पे वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिससे जो जैविक पदार्थ होते हैं वह रिस करके या तो परत के नीचे चले जाते हैं, यहाँ पे बह जाते हैं और ऊपर जो है जो धात्विक खनिजें हैं, जो धातु हैं, लोहा हो गया, एल्युमिनियम, ये सब दिखने लगते हैं। ठीक है, जिस कारण जो है यह इस मृदा काली मतलब लाल दिखाई देती है और इसका जो उपजाऊपन है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, जिससे लैटेराइट मृदा कहते हैं। मुख्य रूप से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इनका विस्तार होता है, विकास होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा।
भारत की लाल और पीली मृदा के बारे में कौन सा विकल्प सही है? लाल मृदा क्रिस्टलीय अग्नि चट्टानों पर विकसित हुई है। पीली और लाल मृदा ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में और मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों में फास्फोरस के व्यापक प्रसार के कारण मृदा का रंग लाल होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। इसमें क्या कह रहा है कि क्रिस्टल और कायांतरित चट्टानों में फास्फोरस के व्यापक प्रसार के कारण मृदा का रंग लाल होता है। यह जो है देखिए, इसमें अगर हम बात करें, इसका जो मुख्य रूप से क्रिस्टल और रूपांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक प्रसार के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है, न कि फास्फोरस के। ठीक, तो तीसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लवणीय मृदा में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए यह अधिक उपजाऊ होती है। लवणीय मृदा पश्चिमी गुजरात, पूर्व तट के डेल्टा और पश्चिमी बांगर के सुंदरवन क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। क्यों? लवणीय मृदा जो है यह अनुपजाऊ मृदा होती है। ठीक है, अनुपजाऊ मृदा होती है। लवणीय मृदा की अगर हम बात करें, इसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है और इस प्रकार यह एक अनुवर मृदा है। इसमें लवण अधिक होते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसका मुख्य कारण क्या है? शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी के कारण जो है लवणीयकरण की समस्या देखने को मिलती है। दूसरा सही है, पहला गलत है। जेट स्ट्रीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट स्ट्रीम तीव्र गति वाली पवनें हैं जो समुद्र की सतह के पास बहती हैं। जेट स्ट्रीम वर्ष भर एक ही स्थान में रहती हैं। जेट स्ट्रीम गर्म और ठंडी वायु राशियों की सीमाओं के साथ बहती हैं। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जेट स्ट्रीम पूरे वर्ष केवल एक ही स्थिति में नहीं रहती हैं, बल्कि इनकी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, सूर्य के उत्तरायण के साथ उत्तरी दिशा में, दक्षिणायन के साथ दक्षिणी दिशा में यह परिवर्तित हो जाती हैं। इसके साथ साथ जेट स्ट्रीम तब बनती हैं जब गर्म वायु राशियाँ वायुमंडल में ठंडी वायु राशियों से मिलती हैं। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही पवन कैटाबेटिक का सही वर्णन करता है? सूर्य द्वारा ढलान के गर्म होने के परिणामस्वरूप ढलान पर ऊपर की ओर बहने वाली गर्म हवा, नमीयुक्त हवा जो ऊंचे पठारों से टकराने पर ऊपर की ओर उठती है, ठंडी शुष्क हवा जो गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलान से नीचे की ओर बहती है, हवा का एक मजबूत घूर्णन स्तंभ जो आमतौर पर चक्रवातों से जुड़ा होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। टैगा बायोम के बारे में कौन सा विकल्प सही है? टैगा बायोम के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह जो झाड़ियों और फूल लाइकेन और काई की तुलना में बहुत अधिक पाए जाते हैं। टैगा वन बसंत ऋतु में अपने पत्ते गिरा देता है। टैगा बायोम में स्तनधारियों में मोटी वसा वाली त्वचा पाई जाती है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। तीसरा से बाकी पहला और दूसरा जो है गलत है। झाड़ियों और फूल लाइकेन और काई की तुलना में बहुत अधिक पाए जाते हैं, आपका गलत है। टैगा वन बसंत ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं, यह भी गलत है। ठीक है, तो तीसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमरकंटक श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ वृक्षाकार प्रतिरूप का उदाहरण है। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बान या शेरमुख के नाम से जाना जाता है। अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप में नदियाँ सभी दिशाओं में से अपना जल जो है एक झील के गड्ढे में प्रवाहित करती हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। अमरकंटक श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती हैं, यह गलत है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें, अमरकंटक से निकलने वाली जो नदियां हैं वह आरी अपवाह तंत्र का निर्माण करता है, रेडिकल अपवाह तंत्र का। ठीक है, तो दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, पहला गलत। निम्नलिखित भू आकृतियों पर विचार कीजिए। छिप्रिका, समतल घाटी, गोखू झील, बाढ़ का मैदान, इनमें से कौन जो है निक्षेपात्मक स्थलाकृति है? कौन निक्षेपात्मक स्थलाकृति है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2, 3, 4। छिप्रिका यह नहीं है, बाकी समतल घाटी, गोखूर और बाढ़ का मैदान यह तीनों जो है निक्षेपण के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, जबकि छिप्रिका का निर्माण निक्षेपण के द्वारा नहीं हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेडिमेंट्स, पेडिप्लेन, प्लाया, बरखाना, सीप, इनमें से कौन अपर्दनात्मक भू आकृति नहीं है? कौन जो है अपर्दनात्मक भू आकृति नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 और 5। देखिए पवन द्वारा निर्मित जो अपर्दनात्मक स्थलाकृति हैं वो है पेडिमेंट हो गया, पेडिप्लेन हो गया, प्लाया, या पवन द्वारा अपर्दन के फलस्वरूप इनका निर्माण हुआ है, और पवन द्वारा निक्षेपण के फलस्वरूप जिनका निर्माण हुआ है उसमें जो है बरखान हो गया, सीफ हो गया, परवलिक, टीला जो हो गया है, इनका निर्माण निक्षेपण द्वारा हुआ है। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कोकस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के दूरस्थ क्षेत्र हैं। इसरो इस द्वीप समूह पर गगनयान मिशन के लिए एक ग्राउंड स्टेशन विकसित करने की योजना बना रहा है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक,
कोकस द्वीप की अगर हम बात करें तो यह कहाँ पे, कोकस द्वीप जो कलिंग द्वीप समूह का भाग है और यह आपके हिंद महासागर में है, हिंद महासागर में, ठीक है। पहला गलत हो जाएगा, या प्रशांत महासागर नहीं, हिंद महासागर में। निम्नलिखित में से कौन सा जलद मरुमध्य रूस की मुख्य भूमि को क्रीमिया प्रायद्वीप से जोड़ता है? यह जो है कर्च जल संधि जो है, कर्च जल संधि, यह रूस की मुख्य भूमि को क्रीमिया प्रायद्वीप से जोड़ता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर और पंजाब से होकर प्रवाहित होती है। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब का निर्माण 2 धरा चंद्र और भागा से हुआ है और हिमाचल प्रदेश में कलुंग के पास जो है तादी नदी में मिल जाती है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2-3 सही है, पहला गलत है। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर से प्रवाहित, सिंधु नदी की बात करें या भारत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख से होकर के प्रवाहित होती है, पंजाब में नहीं जाती है, ठीक है। सिंधु नदी जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। दूसरा तीसरा सही, पहला गलत। समुद्र के पास स्थित स्थान समुद्र और स्थल की हवाओं के प्रभाव में होते हैं जो तापमान को नियंत्रित करते हैं। स्थल की तुलना में समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों से यहाँ की सही व्याख्या करता है। पृथ्वी की विभिन्न परतों से होकर गुजरने वाली भूकंप तरंगों के बारे में कौन सा विकल्प सही है? कुछ प्रकार की भूकंपी तरंगें पृथ्वी की परतों में तरल पदार्थ के माध्यम से नहीं गुजर सकती। सभी भूकंपी तरंगें पी तरंगें, यस तरंगें ऊपरी केंद्र पर स्थित भूकंप मापी पर दर्ज नहीं की जाती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। इसमें क्या कह रहा है कि पी और यस तरंगें ऊपरी केंद्र पर स्थित भूकंपी जो भूकंप मापी है उस पर दर्ज नहीं किया जा सकता, यह गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, इन्हें जो है दर्ज किया जा सकता है, ठीक है। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। ऊपरी केंद्र पे अगर हम बात करें तो इन्हें जो है सिस्मोग्राफ द्वारा रिपोर्ट किया जाता है, दर्ज किया जाता है, ठीक। पहला सही, दूसरा गलत। पनामा नहर के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली एक कृत्रिम नहर है। बाब अल मालडीव जलमरुमत अटलांटिक महासागर क्षेत्र में पनामा नहर की ओर प्रवाहित होती है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत है। पनामा नहर की अगर हम बात करें, यह जो है 82 किलोमीटर लंबी है और यह एक कृत्रिम नहर है। यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को भूमध्य नहीं, प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ठीक। प्रशांत महासागर से, तो पहला गलत हो जाएगा। बाब अल मालडीव यह सबसे सकरी बिंदु पर है और यह जो है लगभग इसकी चौड़ाई कितनी होगी? 29 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होगी, ठीक है। 29 किलोमीटर चौड़ाई होगी और यह रणनीति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह जो है अरब प्रायद्वीप और पूर्वी अफ्रीका को अलग करती है और लाल सागर अदन की खाड़ी में गिराता है। उसके साथ साथ बाब अल मालडीव के मध्य से अरब सागर और हिंद महासागर में प्रवेश किया जा सकता है, ठीक है। तो दूसरा भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित पहाड़ियों पर विचार कीजिए, पटकाई, नागा, मणिपुर, मिजो, इनमें से कौन जो है पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का भाग है? कौन पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का भाग है? इसका सही आंसर साथी ऑप्शन डी, सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। पश्चिमी और पूर्वी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट से अधिक है। पूर्वी घाट का विस्तार उत्तर में महानदी घाटी से लेकर के दक्षिण में नीलगिरी तक है और पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर घटती जाती है। कौन सा विकल्प सही होगा? फुट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। इसमें क्या कह रहा है तीसरे में कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर घटती जाती है, गलत है। पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है उत्तर से दक्षिण जाने पर क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है, बढ़ती है। मतलब पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है उत्तर में कम है, दक्षिण में अधिक है, ठीक। पहला दूसरा सही, तीसरा गलत। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानी प्रणाली प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण करती है? पुरानी क्रिस्टलीय, आग्नेय या फिर रूपांतरित? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों विकल्प सही है, ऑप्शन सी। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसका उद्गम मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चिमायुंग डुंग ग्लेशियर से होता है। इसके बाएं किनारे की सहायक नदी है सुबनसिरी, जो कि एक पूर्वगामी नदी नहीं है। ब्रह्मपुत्र बाढ़ मार्ग परिवर्तन और तट के कटाव के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर इसका क्या होगा? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए इसका सही आंसर साथी ऑप्शन बी, पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। इसके बाएं किनारे की सहायक नदी सुबनसिरी एक पूर्वगामी नदी नहीं है, यह आपका गलत है। सुबनसिरी जो है दाएं किनारे से मिलने वाली इसकी सहायक नदी है, जिसका उद्गम जो है तिब्बत के पठार से होता था, तो यह पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। प्रायद्वीपीय अपवाहतंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह हिमालयी अपवाहतंत्र से प्राचीन है। इसमें चौड़ी बृहद पैमाने पर अपरदित उथली घाटियाँ हैं। नर्मदा और तापी नदियों में जलोढ़ और डेल्टा निक्षेप की कमी है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों विकल्प आपके सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी
बृहद हिमालय के वलन सममित हैं। यह जो है इसमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, महान हिमालय के वलय प्रकृति में विषम होते हैं। ठीक है, प्रकृति में विषम होते हैं। और उसके साथ साथ हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, जो 10 से लेकर के 50 किलोमीटर तक चौड़ी है। और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 900 से लेकर के 1100 मीटर के बीच पाई जाती है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत। भारत के पश्चिमी घाट के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। इसमें जो है आपको बताना है, तट का जो उत्तरी भाग है कन्नड़ तट का मैदान कहलाता है, और इसका जो मध्य भाग है उसको कोंकण कहा जाता है, और दक्षिण के भाग को मालाबार कहा जाता है। कौन सा विकल्प सही है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। देखिए भारत का जो पश्चिमी तट है पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है, और यह एक संकीर्ण मैदान है। और तट के उत्तरी भाग को कोंकण कहा जाता है, जो मुंबई से लेकर के गोवा तक है। मध्य भाग को कहा जाता है कन्नड़, और दक्षिणी भाग को कहा जाता है मालाबार। ठीक, सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन, केवल 3 सही है। मृदा अपर्दन के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। अवनालिका अपर्दन आमतौर पर शुष्क और बंजर समतल भूमि पर होता है। परत अपर्दन प्रायः खड़ी ढलानों पर होता है, और गहरी अवनालिका या गर्त से प्रभावित क्षेत्र को उत्खात भूमि कहते हैं। सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 3 सही है, पहला दूसरा गलत है। ठीक, अवनालिका अपर्दन आमतौर पर शुष्क और बंजर समतल में होता है, ऐसा नहीं है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वायु अपर्दन द्वारा सबसे अधिक अपर्दन होता है, और भारी वर्षा और तीव्र ढलान वाले क्षेत्र में बहते पानी से कटाव अधिक होता है। जलीय अपर्दन जो अधिक गंभीर और भारत के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। ठीक है, यह जो है भारत के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। तीव्र ढलानों पर अवनालिका अपर्दन होता है। ठीक, और तीव्र ढलान जो है यहाँ पर मुख्य रूप से अवनालिका अपर्दन होता है। और उसके बाद जो भारी वर्षा के बाद समतल भूमि पर परत अपर्दन होता है, और मिट्टी का क्षरण आसानी से होता है। तो तीसरा आपका सही हो जाएगा, पहला दूसरा गलत है। मेघों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। पछाव मेघों का जो निर्माण है अत्यधिक ऊंचाई पर होता है, और यह पंख जैसी दिखाई देते हैं। कपासी मेघ सपाट आधार के साथ रुई की तरह दिखते हैं और टुकड़ों में मौजूद होते हैं। अस्तरी मेघ काले या गहरे भूरे रंग के होते हैं, और इसका निर्माण जो है मध्य स्तर पर या सतह के अत्यंत निकट होता है। सही आंसर इसका क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। देखिए पछाव मेघ की अगर हम बात करें, इसका निर्माण जो है लगभग 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। यह पतले बिखरे हुए बादल होते हैं और पंखे के समान प्रतीत होते हैं। इनका रंग जो है एकदम उजला अर्थात सफ़ेद होता है। कपासी मेघ रुई की तरह दिखाई देते हैं, जिनका निर्माण लगभग 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर होता है, और यह जो है बिखरे हुए प्रतीत होते हैं, और इनका जो आधार है समतल होता है। अस्तरी मेघ जो है यह आकाश के बड़े हिस्से को कवर करते हैं। ठीक, और यह बादल समांतर या तो उष्ण की हरास के अलग हो जाते हैं। वर्षा मेघ या काले हरे रंग के बादल होते हैं, जिनका निर्माण जो है बहुत ही धरातल के बहुत ही निकट होता है, और इनके कारण जो है सूर्य की किरणें पृथ्वी पर जो है आने से रुक जाती हैं। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पहला दूसरा सही तीसरा गलत। जो तीसरे में क्या कह रहा है कि भूरे रंग के होते हैं, इसका निर्माण मध्य स्तर या सतह के अत्यंत निकट होता है। यह जो है अस्तरी मेघ नहीं बल्कि कपासी मेघ का होता है। ठीक है, पहला दूसरा सही तीसरा गलत। विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तटवर्ती व्यापारिक पवनों की मौजूदगी, आंतरिक महाद्वीपीय अवस्थिति, पर्वतों के पवन की दिशा वाले भाग पर वृष्टि छाया क्षेत्र की स्थिति। कौन जो है मरुस्थल निर्माण के लिए उत्तरदायी कारक है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा। तटवर्ती व्यापारिक पवनों की मौजूदगी, व्यापारिक पवन के कारण मरुस्थल का निर्माण थोड़ी होगा। ठीक है, इससे तो वर्षा की संभावना बनेगी, और वर्षा अगर हो रही है अच्छी खासी तो जो है आर्द्रता लेकर के जाएंगे, और वर्षा अगर अच्छी खासी हो रही है तो फिर मरुस्थल का निर्माण ही नहीं होगा। तो व्यापारिक पवन इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक, दूसरा तीसरा आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है क्या होगा। साल, नीम, पीपल या फिर शीशम। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी जो है सभी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, साल, नीम, पीपल, शीशम, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंग्रोव वन केवल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरवन का नाम सुंदरी वृक्ष की एक प्रसिद्ध प्रजाति के नाम पर रखा गया है। सही आंसर क्या होगा। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका, इसमें क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प गलत है, ऑप्शन डी, अर्थात सभी विकल्प आपके सही हैं। ठीक, निम्नलिखित उमों पर विचार कीजिए। करेवा कश्मीर हिमालय, बरखान बृहद हिमालय, और बुग्याल बृहद हिमालयी मरुस्थल, बृहद भारतीय मरुस्थल। कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला सही है, बाकी दोनों विकल्प आपके गलत हैं। ठीक, दोनों विकल्प जो है गलत हैं। प्रायद्वीपीय पठार
का जो विस्तार है पश्चिम में जैसलमेर तक देखा जा सकता है, जहाँ पर अंधेर रेत की चोटियाँ पाई जाती हैं, अर्धचंद्राकार रेत के टीले पाए जाते हैं, और यहीं पर जो है मुख्य रूप से बरखान देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे बरखान जो है यहीं पे देखने अपर्दन के कारण जो है जो कठोर चट्टान होते हैं वह रह जाते हैं, मुलायम चट्टान का अपर्दन हो जाता है। ठीक है, तो यह जो है ऐसे प्रतीत होते हैं जिन्हें बरखान कहा जाता है। मुख्य रूप से कहाँ, यह जो है आपके मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। बुग्याल की बात करें तो देहरादून सभी टीलों में सबसे बड़ा है, जिसकी लंबाई 35 से लेकर के लगभग 45 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो घाटियाँ हैं जहाँ पर भोटिया लोग निवास करते हैं, जो खानाबदोश समूह गर्मियों में महीनों में दौरान बुग्याल जो ऊंचे इलाकों में ग्रीष्मकालीन घास के मैदान है वहाँ को पलायन कर जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो उत्तराखंड में घास के मैदान पाए जाते हैं उसको बुग्याल के नाम से जाना जाता है। ठीक, पहला सही है, बाकी दोनों विकल्प गलत हैं। अपवाह प्रतिरूप के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप के सहायक नदी लगभग समकोण प्रमुख धारा से मिलती है। केंद्रीय उत्थान और बाहर की ओर बहने वाली धाराओं वाले क्षेत्रों में आर्य प्रतिरूप देखा जाता है। सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही, पहला गलत है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा खोजी गई नवीन हेड सील समुद्री स्लग के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इस प्रजाति की खोज गुजरात के कच्छ क्षेत्र में की गई थी। यह मोलस्क प्रजाति से संबंधित है। इसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है। सही आंसर क्या होगा? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा तीसरा सही है। ठीक, दूसरा तीसरा सही है। इसकी अगर हम बात करें, इस प्रजाति की खोज गुजरात के कच्छ क्षेत्र में की गई है। हाल ही में जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है इसके द्वारा इसकी खोज की गई है और इसका नाम जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है। ठीक, इसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है और यह मोलस्क प्रजाति से मुख्यतः संबंधित है। मोलस्क प्रजाति से इसका संबंध है और यह जो है इसकी जो खोज की गई थी उड़ीसा में की गई थी। कहाँ पे? उड़ीसा में की गई थी। दूसरा सही, पहला गलत। गोल्डन टाइगर के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह बंगाल टाइगर की एक पृथक उप प्रजाति है जिसे हाल ही में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में देखा गया है। इसकी पहचान इसके हल्के सुनहरे रंग और लाल भूरी धारियों से की जाती है। सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा सही, पहला गलत है। इसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया। ठीक है, कहाँ देखा गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, न कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। दूसरा सही है, पहला गलत। भारत में मोटे अनाज के उत्पादन के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? मोटे अनाज गर्म जलवायु का अनाज है जो घास परिवार से संबंधित है। भारत विश्व में मोटे अनाज के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और भारत विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा निर्यातक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 2023 के अंतर्गत मोटे अनाज को जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल एक सही है। ठीक है, इसमें अगर देखिए मोटे अनाज जो है, मोटा अनाज या घास परिवार से संबंधित छोटे दाने वाला गर्म जलवायु का एक पौधा है। यह अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का मुख्य रूप से फसल है जो मानव के लिए ज्ञात सबसे पुराने खाद्य स्रोतों में से एक है। मोटा अनाज को उनके आकार के आधार पर बड़े जैसे ज्वार बाजरा रागी, लघु जैसे टीनी मिलेट फॉक्स टेल मिलेट में बांटा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जैव विविधता क्रेडिट गठबंधन के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यह जैव विविधता संरक्षण के लिए बाजार आधारित तंत्र है। यह कंपनियों को क्रेडिट खरीदने, जैव विविधता पर उनके नकारात्मक प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है। यह एक नियामक संस्था है जो जैव विविधता संतुलन के लिए मानकों को लागू करता है। यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो जैव विविधता क्रेडिट के विकास को बढ़ावा देता है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1 2 4, 1 2 4 सही है। ठीक, निम्नलिखित वन्यजीव संरक्षण परियोजनाओं को उनके प्रारंभ किए जाने के वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट चीता, इनकी शुरुआत कब की गई थी उसे जो है आपको सही रूप से मतलब क्रम से लगाना है। ठीक है, क्रम से लगाना है। बात करें अगर प्रोजेक्ट एलिफेंट की अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत जो की गई थी 1992 में। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल इसकी शुरुआत की गई थी 1975 में। प्रोजेक्ट टाइगर इसकी शुरुआत की गई थी 1973 में और प्रोजेक्ट चीता इसकी शुरुआत की गई थी 2022 में, जो नामीबिया से चीता लाया गया था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा 2 3 1 4 ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? जो अमेरिका का कॉस्केड रेंज, ग्रेट अफ्रीका रिफ्ट वैली, फ्रांस का वॉसेजेज पर्वत, कौन जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? इसका सही आंसर जो वो हो जाएगा ऑप्शन बी,
2 और 3, 2 और 3, ठीक, 2 और 3 अर्थात जो है ग्रेट अफ्रीका रिफ्ट वैली और फ्रांस का वॉसिजेज पर्वत, दोनों ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। और कॉस्केड रेंज की अगर हम बात करें तो यह है अमेरिका में स्थित है और यह पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से सबडक्शन जोन के साथ जो है ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा इसका निर्माण हुआ है, ठीक। और यह जो है ब्लॉक माउंटेन के रूप में इसका वर्गीकरण नहीं किया जाता, ठीक है, अर्थात जो है यह मुख्य रूप से एक ज्वालामुखी पर्वत है, न कि ब्लॉक, बी हो जाएगा। ओलिव रिडले कछुए के बारे में कौन सा विकल्प सही है? ओडिशा में ऋषिकुल्या नदी के पास लाखों मादा ओलिव रिडले कछुए सामूहिक रूप से अंडा देने के लिए आती हैं। सभी समुद्री कछुओं की प्रजाति में इन कछुओं की आबादी सबसे अधिक है और इनकी आवासीय स्थिति सुभेद है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। वलित पर्वतों की मुख्य विशेषता क्या है? सभी वलित पर्वत दुनिया की अन्य पर्वत प्रणालियों जैसे ब्लॉक पर्वत की तुलना में युवा हैं। यह तब बनते हैं जब बड़े क्षेत्र टूट जाते हैं और लंबवत रूप से विस्थापित होते हैं और यह हमेशा ज्वालामुखी से जुड़े होते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर साथियों क्या पूछा है, कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, सही विकल्प आपके गलत है, ठीक। सभी वलित पर्वत जो है दुनिया के अन्य पर्वत प्रणाली जैसे ब्लॉक पर्वत से कम उम्र के नहीं होते हैं। अरावली जैसे वलित पर्वत जैसे सियरा नेवादा ब्लॉक पर्वत बहुत पुराने हैं। ब्लॉक पर्वत इनका जो निर्माण है तब होता है जब बड़े क्षेत्र में भ्रंश और उत्थान द्वारा टूटता है, लंबवत रूप से विस्थापित होता है, तब वलित पर्वत क्षैतिज संपीड़न से इनका निर्माण होता है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा ऊर्ध्वाधर नहीं होता है। और वलित पर्वत जो है यह मुख्य रूप से चट्टान पर्वत के मुड़ने से इनका निर्माण होता है। प्लेट विस्थापन के कारण ज्वालामुखी गतिविधि आसपास हो सकती है, लेकिन वलित पर्वतों का जो निर्माण है हमेशा ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है, ठीक। तो जो है आपका तीसरा भी गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। वैज्ञानिकों के बीच चर्चा में रहने वाला शब्द ऊर्ट क्लाउड किससे संबंधित है? ऊर्ट क्लाउड का संबंध किससे है यह आपको बताना है। देखिए ऊर्ट क्लाउड जो है यह है दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान। ऊर्ट क्लाउड जो है, एक सेकेंड, ऊर्ट क्लाउड जो है हमारे सौरमंडल के चारों ओर बर्फीले मलबे का मोटा बुलबुला जो है जिसे ऊर्ट क्लाउड के नाम से जाना जाता है, ठीक। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सही स्मृत नहीं है? काजीरंगा असम, ईतांकी राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, दाचिगाम है जम्मू कश्मीर और सरिस्का है गुजरात। कौन सा विकल्प सही होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 4 सही है, पहला और तीसरा गलत। कौन क्या पूछा कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ईतांकी कहाँ पे है? नागालैंड में। दाचिगाम है जम्मू कश्मीर में और सरिस्का है राजस्थान में। दूसरा चौथा गलत है। एजेंडा 21 के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह सतत विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है और 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसे अपनाया गया था। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर जो है, एक सेकंड में पूछा है कि गलत क्या है, गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा गलत है, ठीक, दूसरा जो है गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें एजेंडा 21 जो है इसे कब अपनाया गया था? इसे 1992 में अपनाया गया था, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, ठीक है, जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वहाँ पे। उल्का का चमकीला स्टेक बहुत कम समय तक रहता है क्योंकि वायुमंडल के कारण होने वाला घर्षण उल्का को जल्दी से वाष्पित कर देता है। जल्द ही पूछ हमेशा सूर्य से दूर दिशा में होता है। उल्का का जो पूछ है वो सूर्य से दूर होता है, इसमें बर्फीला मलबा होता है। जैसे जैसे सूर्य के करीब आता है उल्का की पूछ की लंबाई बढ़ती जाती है। कौन सा विकल्प जो है उल्का के बारे में सही है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन है, पहला सही हो जाएगा। शून्य बजट प्राकृतिक खेती, इसका संबंध किससे है? यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें खेती रसायनों या ऋण या खरीदे गए इनपुट पर कोई धन जो है खर्च नहीं किया जाता है। इसे मूल रूप से महाराष्ट्र के कृषक सुभाष पालेकर द्वारा प्रचलित किया गया था और यह 3 स्तंभों बीजामृत, जीवामृत और वहापास पर आधारित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, पहला दूसरा सही है, तीसरा जो है गलत हो जाएगा, ठीक है, तीसरा आपका गलत है। तीसरा जो है गलत है, ठीक है। तो सही आंसर जीवामृत की अगर हम बात करें इसमें गाय का गोबर, गोमूत्र, पानी इन सब का जो है मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। मल्चिंग, मृदा का मल्चिंग, पुआल मल्चिंग, लाइव मल्चिंग, वापस ये सभी जो है इसका मुख्य रूप से इसमें उपयोग होता है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत बीजामृत और जीवामृत इन दोनों का, बीजामृत, जीवामृत और मल्चिंग, बीजामृत, जीवामृत और वहपास नहीं मल्चिंग है, ठीक है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यूएनईए के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यूएनईए के बारे में कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है।
यह पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए विश्व की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। यूएनईए का छठा सत्र अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। यूएनईए की स्थापना 2012 में ब्राजील में आयोजित सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क रियो जो 20 है इसके परिणाम के रूप में किया गया था। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन वॉशिंग शब्द का संबंध किससे है? ग्रीन वॉशिंग शब्द का संबंध किससे है? देखिए, किसी नीति या उत्पाद को वास्तविकता से कम हानिकारक या पर्यावरण के अनुकूल दिखाने के लिए जानकारी को विकृत करना, छुपाना या जो है इससे संबंधित है। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी द्वारा जो है उससे वह कंपनी है वो कहती है कि मैं जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत से काम करता हूँ और वास्तव में वो ऐसा ना कर रही हो, केवल अपना बस प्रचार कर रही हो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वो बहुत अच्छे काम करती है। ठीक है, जबकि वास्तविक में वो ऐसा न कर रही हो, तो इसी को कहा जाता है ग्रीन वॉशिंग। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की थी 2023? किस संस्था द्वारा जारी किया गया था? यह रिपोर्ट जो है जारी किया गया था विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक, WMO द्वारा। ऑप्शन बी। नवीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2024 के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसके अंतर्गत स्थानीय निकायों को प्लास्टिक अपशिष्ट का वार्षिक मूल्यांकन करना और यह अनुमान लगाना कि अगले 5 वर्षों में कितना प्लास्टिक उत्पन्न होगा अनिवार्य है। कंपोस्टेबल या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के हितधारक स्वैच्छिक आधार पर स्थानीय निकाय के साथ जुड़ सकते हैं। सही आंसर क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर भ्रंशोत्तर पर्वत स्थित है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प आपका गलत हो जाएगा। ठीक, दोनों विकल्प जो है गलत हो जाएगा। अगर बात करें हम भारत का जो भूभाग है यह लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.4% है। तो पहला आपका गलत हो जा रहा है। दूसरा कि अगर हम बात करें भारत विश्व स्तर पर 7वां जो है सबसे बड़ा देश है और भारत उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व क्षेत्र में युवा वलित पहाड़ों से घिरा हुआ है। ठीक है, न कि भ्रंशोत्तर पर्वत से। दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। इथेनॉल 100 के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसे भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें 96% इथेनॉल और 4% पेट्रोल होता है, जो इसे पेट्रोल के एक स्वच्छ और हरित विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है। सही आंसर इसका क्या होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इथेनॉल जो 100% पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? प्राकृतिक एवं गैस मंत्रालय द्वारा, न कि उर्वरक मंत्रालय। ठीक, और इसमें जो है 93 या 94%, 94 नहीं 93% जो है, लगभग 93 और 93.5% जो है इसमें क्या होता है इथेनॉल, और 5% इसमें गैसोलीन होता है और 1 से 1.5% जो है बाइंडर होता है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। कृषि विज्ञान केंद्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? पहले कृषि विज्ञान केंद्र को 1994 में स्थापित किया गया था। वे राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। ये किसानों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बीच जानकारी के आदान प्रदान हेतु प्राथमिक कड़ी के रूप में कार्य करता है। उनके वित्तीयन का 70% केंद्र सरकार और 30% राज्य सरकार द्वारा पोषित किया जाता है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही। देखिए, पहला जो कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि अनुसंधान केंद्र है KVK जो है, इसका स्थापना किया गया था 1974 में। कहाँ पे? पुदुचेरी में। ठीक, पुदुचेरी में किया गया था। और इसमें जो योगदान की अगर हम बात करें, यह 100% जो है केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ठीक, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, 3 गलत पूछा है ना। क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें जो है आपका 2 और 3 सही है, पहला और चौथा गलत हो जाएगा। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? रोहतास में पाइराइट का सबसे अधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर और रोहतास जिले में पाया जाता है। स्वर्ण के भंडार जमुई जिले में पाया जाता है। कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सही हैं। देखिए, बिहार से रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, वह जो है जरूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, बिहार में बहने वाली एक पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किस नदी के संगम से बनती है? इसका जो निर्माण होता है यह मोहना और लीलाजन नदी के संगम से फाल्गु नदी का निर्माण होता है। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फाल्गु नदी।
इसी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है, निरंजना नदी के नाम से ही जाना जाता है इसे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार में पहली बार चाय के बागान स्थापित किए गए थे? बिहार में पहली बार चाय का बागान जो स्थापित किया गया था ठाकुरगंज में किया गया था। और कब किया गया था? 1982 में, 1982 में, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ठाकुरगंज की अगर हम बात करें, यह जो है कहाँ पे है? ठाकुरगंज जो है किशनगंज जिले में स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार के जिले का 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 1 से 11 के अनुसार इन्हें जो आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो सीवान, किशनगंज और मधेपुरा, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में निम्नलिखित में से किस उद्योग की प्रधानता है? बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किसकी प्रधानता है? अनाज आधारित उद्योगों की, ऑप्शन बी हो जाएगा। अटक में अपनी पर्वतीय यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान से आने वाली किस नदी से मिल जाती है? सिंधु नदी किस नदी से मिलती है? हेलमंद, अमू दरिया, काबुल या फिर अलिंगर? सही आंसर क्या होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, काबुल नदी से। क्षोभ मंडल के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसकी औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है और इस परत का जो तापमान है ऊंचाई के साथ बढ़ता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर होती है, ये आपका सही है, बाकी विकल्प गलत है। पैंजिया से अलग हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा जाता है? पैंजिया से जो अलग हुआ दक्षिणी महाद्वीप, इसको क्या कहते हैं? इसको जो है कहते हैं गोंडवाना लाइन, ठीक, गोंडवाना लाइन, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। 82 हाफ जो है पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामी उत्तर कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा इसका? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है सही, ठीक, ऑप्शन सी। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आते हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार जो है यह CWG जलवायु के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, CWG जलवायु के अंतर्गत आते हैं। और CWG इसे कहा जाता है? शुष्क सर्दी के साथ मानसूनी वर्षा, शुष्क सर्दी के साथ मानसूनी जलवायु कहा जाता है, CWG, ऑप्शन बी। जिन चट्टानों से खनिज का खनन किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कुलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े भंडार हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में स्थित कटंगा पठार तांबे के समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है। सही आंसर क्या होगा इसका? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेनाइट मुख्य रूप से क्वार्ज, फेल्सपार और अभ्रक से बना होता है। क्वार्ज फेल्सपार की तुलना में अधिक तेजी से नष्ट होता है। रेगोलिथ विकटी चट्टानों के खनिज अन्वेषण है जो मिट्टी का आधार बनाता है। सही आंसर इसका क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पूछा कौन सा विकल्प गलत है, सही नहीं है, ठीक है, बी हो जाएगा, बी। दूसरा गलत है, बाकी पहला और तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। क्रिस्टोफर कोलंबस, यह जो है कहाँ का था? क्रिस्टोफर कोलंबस था इटली का। और जैक कॉर्टियस, यह था फ्रांस का। और सर फ्रांसिस ड्रेक, यह जो है यूनाइटेड किंगडम का था। और फर्डिनेंड मैगलन जो है पुर्तगाल का था। सही आंसर जो है ये हो जाएगा 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट देखिए, महासागरीय गर्त समानतः महासागरों के मध्यवर्ती भाग में स्थित होते हैं। महासागरीय गर्त महासागर के सर्वाधिक गहरे भाग है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहला गलत है, दूसरा सही है, ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही। महासागरीय गर्त की अगर हम बात करें, महासागरीय गर्त या खाइयाँ विश्व में महासागरों के सर्वाधिक गहरे क्षेत्र हैं जो अपनी खड़ी किनारों वाली संकीर्ण घाटी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी। स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? ओरमांझी, मंदार, हेडल या फिर नगड़ी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, नगड़ी। स्वर्णरेखा नदी जो है झारखंड के रांची जिले के नगरी गांव से निकलती है, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? बिहार में कौन सा राष्ट्रीय अभियान वन्यजीव अभयारण्य है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाल्मीकि और भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। और देखिए अगर बिहार में अगर हम बात करें तो वाल्मीकि है, ठीक, उसके साथ साथ जो है भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो है, यह दोनों जो है बिहार में, जिसमें से वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण में और भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो है यह मुंगेर में है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आप किसी बाह्य ग्रह एक्जो प्लैनेट की पहचान कैसे करेंगे? इसकी एक डगमगाती कक्षा से, यह हमारे सौरमंडल के भीतर एक तारे की परिक्रमा करता है,
रेडियो तरंगों का उपयोग करके इसका पता लगाया जा सकता है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही है। बिग बैंग द्वारा शुरू हुआ विस्तार आज भी जारी है। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड अत्यधिक पारदर्शी हो गया और वायुमंडल बनने तक तापमान बढ़ना शुरू हो गया। सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों सही और आगे की सही व्याख्या करता है। अंतरसागरीय कैनियन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? अंतरसागरीय कैनियन तीव्र ढालों वाली गहरी घाटी हैं, या समांतर तट के समानांतर स्थित होती हैं, या महाद्वीपीय तट ढाल एवं उत्थान तक ही सीमित होती हैं। हडसन कैनियन हडसन नदी के मुहाने पर है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यह सामान्यतः तट के समानांतर स्थित होती हैं। डागर बैंक कहाँ स्थित है? डागर बैंक जो है यह उत्तरी सागर में स्थित है। डागर बैंक ज्वालामुखी के ठीक नीचे आने वाले ज़्यादातर भूकंप मैग्मा की हलचल के कारण आते हैं, और विश्व में ज़्यादा भूकंप जो है टेक्टोनिक प्लेट के किनारे पर आते हैं। सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। बात करेंगे धारवाड़ संरचना। धारवाड़ संरचना जो है, धारवाड़ संरचना की अगर हम बात करें तो यह जो है, एक सेकेंड, धारवाड़ संरचना सबसे पुराना आर्कियन चट्टान जो है, ठीक, इससे निर्माण हुआ है इसका। और विंध्यन संरचना, विंध्यन संरचना की अगर हम बात करें तो यह जो है बलुआ पत्थर, चुना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ज जो है, ये सब जो है इसमें पाई जाती हैं। क्वार्टरनरी संरचना की बात करें तो यह जो है हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। और टर्शियरी या पश्चिमी चंपारण जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, टर्शियरी जो है पश्चिमी चंपारण जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है। सही आंसर हो जाएगा आपका 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, लवणीय दलदल और मैग्रोव के साथ 21 द्वीप पाए जाते हैं? यह किसकी विशेषता है? यह जो है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसकी विशेषता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कौन सा विकल्प सही है? दक्कन के पठार क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर ऊँचे होते हैं। मालवा के पठार विंध्य श्रेणी से ऊँचे हैं, जो पठार का पूर्वी भाग है। पश्चिमी सतपुड़ा नर्मदा और तापी नदियों की पृथक करती है। छोटा नागपुर पठार पूरा पसाड़कालीन ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से निर्मित है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1 3 और 4 सही है। ठीक दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यह जो प्रैक्टिस सेट है, जो भी मार्केट में अच्छे प्रैक्टिस सेट्स हैं वो सारे कंप्लीट कराए जाएंगे। आप बस मेरे साथ बने रहिए और ईमानदारी के साथ जो है सीरियस होकर के तैयारी अपनी जारी रखें। ठीक, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? अवरक जो है कोडरमा में पाया जाता है, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, अवरक कोडरमा में पाया जाता है, ऑप्शन दूसरा इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? शिकागो मिशिगन झील, क्लीवलैंड ईरी झील, डेट्रायट सुपीरियर झील और टोरंटो ओंटेरियो झील। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेट्रायट। डेट्रायट की बात करें तो यह डेट्रायट नदी पर स्थित है, जो कि ईरी झील को यूरान झील से जोड़ती है। बाकी तीनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। कारागंडा बेसिन कहाँ पे है? कारागंडा बेसिन जो है कजाकिस्तान में है। और पेचोरा बेसिन कहाँ पे है? पेचोरा बेसिन जो है यह है आपकी रूस में। और ऊपरी साइलिसियन बेसिन कहाँ पे है? ऊपरी साइलिसियन बेसिन है पोलैंड में। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 4 2 3 ऑप्शन बी। निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? भारत का 90% से अधिक जो कोयला मिलता है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है, ऑप्शन डी। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह एक संकीर्ण पट्टी है, यह निमग्न तटीय मैदान का एक उदाहरण है, यह पतनों के विकास के लिए प्राकृतिक दशाएं प्रदान करती है, या फिर इसमें सुविकसित डेल्टा है? सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, सभी विकल्प जो है सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, अल नीनो जलधारा किस महासागर में प्रवाहित होती है? यह जो है प्रशांत महासागर की जलधारा है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और यह प्रैक्टिस सेट अगर अच्छा लगा हो, इसमें जो क्वेश्चन है अगर अच्छे लगे हो, कमेंट बॉक्स में आप जो है अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर करते हैं। उसके साथ साथ जो है अगर किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।